आओ पार्वती काकी, गल्ले की कसम, भाई आज दूसरा महीना भी गुजर गया, राशन का हिसाब कब दोगी? नगद पैसा आते ही तुम लोग बाजार दौड़ते हो और उधार राशन चाहिए होता है तो श्याम सेठ से लेते हो, हैं? गांव के महाजन श्याम सेठ की बात सुनकर पार्वती काकी और सोहन के चेहरे पर मायूसी नजर आने लगी। फिर पार्वती काकी ने कहा, ऐसा नहीं है सेठ जी, मैंने तो हमेशा आपके ही यहाँ से राशन लिया है, फिर चाहे नगद हो या उधार। हाँ तो उधार चुकाना भी होता है ना, गल्ले की कसम, लाओ मेरे 2500 रुपए। सेठ जी, ये मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, शाम तक मैं इन्हें बाजार में बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। काफी मनाने के बाद श्याम सेठ मान गया और वहाँ से चला गया। उधर सोहन ने लकड़ियाँ काटी और बाजार लेकर जाने से पहले पार्वती काकी से बोला, लामा, कुछ खाने के लिए हो तो दे दे, अब तो महाजन के पैसे देकर शाम तक ही लौटूंगा। पार्वती काकी ने कुछ न बोला। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई क्योंकि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। फिर सोहन ने मामला समझते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं माँ, मैं बाजार में कुछ खा लूंगा और शाम को महाजन का पुराना हिसाब चुकाकर लौटते हुए राशन लेकर आऊंगा, हैं? तू घबरा मत। सोहन ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पे लादा और बाजार की ओर निकल गया। सोहन शाम को श्याम सेठ की दुकान पर पहुंचा। ये लो सेठ जी, मेरा पिछला उधार पूरे 2500 जमा कर लो। श्याम सेठ ने पैसे गिने, फिर बोला, 5, 10, 15, 20, 25। हाँ भैया, बिल्कुल बराबर है, गल्ले की कसम, अब आप जा सकते हो। सोहन खामोश खड़ा रहा, जिसे देखकर श्याम सेठ ने बोला, अरे क्या हुआ भाई, कुछ लेना है? हाँ सेठ जी, मुझे राशन तो दे दो। हाँ तो निकालो पैसे, क्या चाहिए? पैसे तो सारे मैंने आपको दे दिए। हाँ तो वो उधार में कट गए ना, अब नगद पैसा दो और सामान ले जाओ। श्याम सेठ की बात सुनकर सोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, ऐसा मत करो सेठ जी, मैं और मेरी माँ ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मैंने ईमानदारी से आपके पैसे लौटा दिए, ये भी लौटा दूंगा, भगवान के लिए आप मुझे राशन दे दो। सोहन राशन के लिए श्याम सेठ के आगे काफी देर तक गिड़गिड़ाता रहा, मगर श्याम सेठ का दिल शायद पत्थर का था जो पिघला ही नहीं। उधर दुकान के सामने चाय की टपरी पर बैठा एक हट्टा कट्टा शख्स चाय पीते हुए ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। श्याम सेठ, मैंने आपको इतना निर्दयी नहीं समझा था, मगर देखना, एक दिन मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा, वादा करता हूँ। अरे कैसे चुकाएगा पहलवान, ये बाजार में मरियल लकड़ियाँ बेचकर, हैं? अरे जा जा, गल्ले की कसम, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। सोहन गुस्से से भरा था, मगर वो कुछ बोल न सका और वहाँ से चला गया। माँ, ये सब कब तक चलेगा? गांव में कोई ढंग का रोजगार नहीं है और तुझे छोड़कर मैं शहर नहीं जा सकता। आखिर ये बुरे दिन हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं माँ? कोई बात नहीं बेटा, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी बहुत बुरे, मगर याद रखना, कृष्ण कहते हैं, जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसे हर दुख के बाद सुख आता है। तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। उधर श्याम सेठ की दुकान पर मनोज नाम का ही शख्स खड़ा था, जो अभी कुछ देर पहले सोहन और श्याम सेठ की झिकझिक देखकर मुस्कुरा रहा था। बहुत बढ़िया सेठ जी, आपने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। खैर, ये लीजिए अपना पैसा और मुझे मेरा सामान दे दीजिए। श्याम सेठ ने एक बड़ा थैला मनोज को पकड़ाते हुए कहा, अरे साहब, आपका कहा भला मैं कैसे काट सकता था, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मगर जैसा मैंने कहा, ये बात हम दोनों के ही बीच रहेगी, सोहन और उसकी माँ को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। खैर, अब मैं चलता हूँ। इधर देर रात तक सोहन और पार्वती काकी पानी पी पी कर अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। भूख ने शायद उनकी नींद छीन रखी थी। तभी दरवाजे को किसी ने खटखटाया। हैं? इतनी रात को भला कौन हो सकता है? उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने बड़ा सा थैला लेकर मुस्कुराते हुए मनोज खड़ा था। आप मेरे घर तक आ गए? मैंने कितनी बार आपसे कहा कि मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन आप फिर भी। तब तक पार्वती काकी भी दरवाजे पर आ गई, जिसे देखकर मनोज ने कहा, नमस्ते माँ जी, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा, अंदर आओ। माँ जी, मेरा नाम मनोज है और मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड एक फौजी हूँ। कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए मेरे दाहिने पैर में गोली लगी थी, इसलिए मैं सेवानिवृत्त हो गया।
मैं बगल के गांव का रहने वाला हूँ और चाहता हूँ आसपास के गांव के लड़के भी सेना में भर्ती हों, ताकि गांव की गरीबी दूर होने के साथ साथ देश की सेवा भी हो। इसलिए मैंने कई बार आपके बेटे सोहन से कहा, क्योंकि ये सेना के लिए बिल्कुल फिट कॉन्फिडेंट है, पर इसने हर बार ये कह के मना कर दिया कि इसे माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना। अब ये बड़ा हो गया है, बाहर निकलकर देश की सेवा और 4 पैसे की आमदनी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, मगर सेना की नौकरी में जान जाने का खतरा रहता है। अरे माँ जी, जितने लोग सेना में जाते हैं क्या शहीद होते हैं? ऐसा नहीं है। मैंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी, आज भी आपके सामने बैठा हूँ। देश सेवा का गर्व हमेशा सीना चौड़ा रखता है। वैसे भी अगर भारत माता के लिए हमें अपनी जान भी गंवाने का मौका मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? सही कहा बेटा तुमने। मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरा बेटा सेना में जाए और अपनी भारत माँ की सेवा करे, पर क्या करना है, कैसे करना है, इससे तो कुछ पता नहीं। अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए माँ जी, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। मनोज भैया, एक सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछो सोहन। क्या वहाँ भरपेट खाना मिलेगा? अरे भाई, भरपेट खाना, वो भी तुम्हारे मनपसंद का। इसके अलावा दूध, फल, पनीर, अंडे, सब कुछ। मनोज ने सोहन और पार्वती काकी को मनाने के बाद बोला, अच्छा माँ जी, आप बुरा ना माने तो मैं कुछ राशन का सामान लाया हूँ। अगर आप खाना बना दें तो हम सभी खा लें। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। पार्वती काकी ने उस बड़े से थैले में देखा। आटा, दाल, चावल, तेल, घी, पनीर और सब्जियां थी। काकी ने झटपट बेहद स्वादिष्ट खाना बनाया, जिसे मनोज और सोहन ने खूब तारीफ करते हुए खाया। अगली सुबह भोर में गांव के बड़े से मैदान में मनोज और सोहन पहुंच चुके थे। देखो सोहन, अगर सेना में भर्ती होना है तो सबसे पहले अपनी क्षमता पर काम करना होगा। चीते सी फुर्ती, बाज सी नजर और लोमड़ी सा दिमाग, जो लड़ने में हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ कड़ा अनुशासन, और इन सभी को पाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। समझ गया भैया। तो चलो शुरू हो जाओ। इस मैदान के 5 चक्कर बिना रुके हुए 20 मिनट में। मनोज के इतना कहते ही सोहन दौड़ पड़ा। ये सपने की ओर उसका पहला कदम था, मगर उसे अभी लंबा सफर तय करना था। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया था। आज अग्निवीर भर्ती की दौड़ थी। सभी अभ्यर्थी दौड़ के लिए तैयार थे। मनोज सोहन को दूर से हिम्मत दे रहा था। घबराना नहीं सोहन, तू जरूर दौड़ निकालेगा, बस हिम्मत रखना। दौड़ शुरू हुई, मगर आधी दूरी तय करते ही सोहन के पैरों में एक बड़ा सा कंकर चुभ गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह दौड़ पूरी की। फिर परीक्षा और मेडिकल के बाद रिजल्ट आया, जिसे देखकर मनोज ने खुशी से चीखते हुए कहा, वाह सोहन, तूने कर दिखाया। अब तू भारतीय सेना का सिपाही बन गया मेरे वीर। सब आप जैसे गुरु की कृपा है सर। सोहन ने मनोज के पैर छुए। मनोज ने उसे गले लगा लिया। उधर सोहन की माँ पार्वती काकी बहुत खुश थी, पर सोहन को अभी ट्रेनिंग पर जाना था, इसलिए कुछ खास जश्न नहीं हुआ। तकरीबन 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद सोहन वर्दी पहने घर आया। सभी गांव वाले इकट्ठे थे, जिसमें श्याम सेठ भी आया था। सोहन को देखकर पार्वती काकी ने भावुक होते हुए कहा, वाह मेरे हिंद के शेर, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज तेरे पिताजी होते तो सच में बहुत खुश होते। बस अब मन लगाकर देश और गांव की सेवा करना। ओ पार्वती काकी, अपने सोहन के सैनिक बनने में मेरा भी हाथ है, गल्ले की कसम। वो कैसे सेठ जी? सेठ जी सही कह रहे हैं माँ जी। आज से सालों पहले इन्होंने मेरे कहने पर आप लोगों को अनाज देने से मना कर दिया था, जो सोहन के दिल पे लगी थी। इसलिए आज वो आर्मी में जा पाया। उसकी गरीबी और लाचारी ने उसे ताकतवर बनाया है माँ जी। ओह, तो वो आप दोनों की चाल थी। श्याम सेठ और मनोज उसकी बात पर हंसने लगे। वक्त गुजरा। सोहन कश्मीर बॉर्डर पर देश की सेवा पूरे मन से करने लगा था, मगर 1 साल या फिर 6 महीनों में घर भी आता था। इस बार होली पर सोहन घर आया था, तो पार्वती काकी ने कहा, बेटा हर बार तू जल्दी में आता है और जल्दी चला भी जाता है। वैसे इस बार तू कितने दिनों के लिए आया है? अरे माँ, बस होली के तीसरे दिन चला जाऊंगा। तीसरे दिन? मगर मैंने तो तुझे देखने के लिए लड़की वालों को बुलाया था। लड़की वालों का नाम सुनते ही सोहन शर्माते हुए बोला,
अरे माँ, तू क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी है? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है? बेटा मुझे ये बता, आखिर तेरी बूढ़ी माँ कब तक चूल्हा फूकेगी? मुझे भी तो अब आराम चाहिए। नई बहू आएगी तो कम से कम 2 रोटी बनाएगी और मेरी सेवा करेगी। अब ठीक है माँ, जब अगली बार लौटूंगा तो पक्का कोई लड़की देखकर शादी कर लूंगा, पर इस बार नहीं। फिर होली के तीसरे दिन सोहन का निकलना हुआ। जाते जाते उसने अपनी माँ से लौटकर जल्दी शादी करने का वादा किया था, मगर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों में आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेना की छावनी पर हमला हुआ, जिसमें कई सिपाहियों के साथ सोहन भी शहीद हो गया। सोहन की अंतिम विदाई पर पूरे गांव की आंखें नम थी। पार्वती काकी दहाड़े मारकर रो रही थी। हाय रे मेरी आंखों का तारा, मेरा सोहन, भगवान ने तेरे साथ ऐसा अन्याय किया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? रोइए नहीं माँ जी, हमारा सोहन मरा नहीं, बल्कि आज भी हमारे दिलों में एक हीरो बनकर जी रहा है। वो अपनी भारत माँ के लिए शहीद हुआ है। अपने आप को संभालिए। सोहन के शहीद होने के साल भर बाद आर्मी कैप्टन अमरेंद्र सिंह अपनी टुकड़ी के साथ पार्वती काकी के घर आए हुए थे। माँ जी, सोहन बहुत बहादुरी से लड़ा था। वो चाहता तो दुश्मन को पीठ दिखा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। हम सभी के दिल में उसके लिए सम्मान है। तभी पास ही खड़ा मनोज बोला, कैप्टन साहब, हम सभी को सोहन पर नाज है, पर अभी तक उसकी पेंशन माँ जी के नाम नहीं हुई है। मैं सोच रहा था, अगर इन बिचारी बूढ़ी माँ जी के लिए कोई जीविका का साधन उपलब्ध हो जाए तो इनका मन भी लगा रहेगा और 4 पैसे भी आएंगे। आपकी बात समझ गया मनोज सर। इसी गांव के बाहर एक पुराना बंद पड़ा होटल है। अगर माताजी चाहें तो उसमें अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं। आर्मी उन्हें वो जगह मुफ्त देती है। कैप्टन की बात सुनकर मनोज और पार्वती काकी ने हाथ जोड़ लिए। पार्वती देवी और मनोज ने मिलकर उस होटल को एक ढाबे में बदल दिया, शहीद का ढाबा, जहाँ का स्वादिष्ट खाना खाकर हर कोई तारीफ करता। अरे वाह वाह माँ जी, इतना लजीज खाना तो पूरे जिले में ना मिले। शुद्ध भोजन और इतने सस्ते दामों पर बहुत ही अचंभा है भाई, बहुत ही अचंभा है। ढाबा खूब चलने लगा था, जिससे गांव के सरपंच कौड़ी लाल और जमींदार कल्लन सेठ की छाती पर सांप लौटने लगे थे। वो आए दिन कभी भी ढाबे पर अपने गुंडे भेजकर उसे खाली करवाने के लिए तोड़फोड़ करवाते। मुझे वो ढाबा किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि वो मेरे पुरखों का जमीन है, जिसे आर्मी वालों ने सालों पहले हथिया लिया था। सरपंच जी, वो जमीन तो आप ही रखिए, पर वो ढाबे का धंधा मुझे चाहिए। सुना है बहुत पैसे आते हैं वहाँ। हाँ तो कुछ करता क्यों नहीं तू? सब इंतजाम हो जाएगा सरपंच जी। मैंने अपने गुंडे लगा रखे हैं, गुंडे जो आए दिन उन्हें धमकी देते हैं। साथ ही साथ मैंने पुलिस को भी मोटा पैसा खिलाया है, ताकि वो लोग कोई केस ना कर पाए। एक रोज शाम के वक्त ढाबे पर पार्वती काकी लोगों की थालियां परोस रही थी और मनोज पैसे गिन रहा था। तभी बाइक से आए 2 बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया। पत्थर सीधा काकी के सिर पर लगा और खून निकलने लगा। रुक जाओ बदमाशों, तुम्हें अभी सबक सिखा दूंगा। दम हो तो सामने से आकर लड़ो। मनोज काकी को अस्पताल लेकर गया, फिर वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, गांव का सरपंच और जमींदार हमें आए दिन परेशान कर रहे हैं। वो हमें हमारा आर्मी का दिया हुआ ढाबा नहीं चलाने दे रहे। आप मेरी कंप्लेन लिखिए और उन्हें गिरफ्तार करिए। अरे भाई, हम कैसे मान ले कि माताजी का सिर सरपंच के आदमियों ने फोड़ा है? आप कंप्लेन लिखा दीजिए, हम पता करेंगे। कुछ पता चलेगा तो हम जरूर बताएंगे। समझ गया, तुम लोग भी उस सरपंच के हाथों बिके हो ना? हाँ, है ना? सुनिए साहब, ये थाना है, आर्मी का इलाका नहीं, इसलिए मुझसे जरा तमीज से। ओए हवलदार, इन दोनों को थाने से धक्के मार के बाहर निकालो। मनोज और पार्वती काकी वहाँ से अपमानित होकर चले गए। रात के वक्त ढाबे पर पार्वती काकी मनोज के सामने रो रही थी। यही लिखा था मेरे नसीब में, मैंने अपना बेटा देश के लिए कुर्बान कर दिया। यहाँ मुझे मेरे ही गांव में चैन से जीने नहीं दिया जा रहा। आज मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। आप घबराइए नहीं माँ जी, इनका इलाज तो मैं करके रहूंगा। मनोज ढाबे से बाहर निकलकर किसी को फोन करने लगा।
अगली सुबह गांव वालों ने देखा आर्मी की 2 बड़ी गाड़ियां घुसती आ रही थी, जिसमें भारतीय सेना के जवान भरे थे। दोनों गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर रुकी, जिसमें से कैप्टन अमरेंद्र सिंह बाहर आए और थाने के अंदर घुसते हुए बोले, यहाँ चौकी इंचार्ज कौन है? हम हैं सर, क्या बात हुई? हमने सुना कल आपने शहीद जवान सोहन की माँ जी और मनोज साहब को थाने से धक्का देकर बाहर निकलवाया, जबकि वो आर्मी के अधिकृत जमीन पर बने ढाबे पर हो रहे हमले की कंप्लेंट करने आए थे। सेना के इतने जवान और कैप्टन साहब को देखकर पूरे थाने की हवा टाइट हो गई। नहीं सर, वो कोई सबूत नहीं था सर। सरपंच और जमींदार के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उन सभी को 10 मिनट के अंदर यहाँ हाजिर करो। कुछ ही देर में वहाँ पार्वती काकी, मनोज और पूरे गांव सहित कौड़ीलाल और कल्लन सेठ भी हाजिर हो चुके थे। क्यों सरपंच जी, वो जमीन आपकी है? मैंने ऐसा कब कहा सरकार? तो तुमने हमला क्यों करवाया शहीद ढाबे पर? मैंने नहीं, कल्लन ने करवाया सब कुछ। चुप, बिल्कुल चुप। तुम दोनों को पता नहीं है कि आर्मी की प्रॉपर्टी पर हमला करके तुम दोनों ने कितना बड़ा अपराध किया है। अगर हम जवाबी कार्यवाही करने पर आए तो तुम्हारी कोठी बंगला कुछ भी नहीं बचेगा, समझे? माफी हुजूर, गलती हो गई। इंस्पेक्टर, इन दोनों को 1 महीने तक जेल में बंद रखो। हम गिरफ्तारी का वारंट भिजवाते हैं। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर किसी ने शहीद ढाबे की तरफ आंख उठाकर देखा तो इंडियन आर्मी उसे अपना दुश्मन समझकर जवाबी हमला करेगी, क्योंकि वो इंडियन आर्मी की प्रॉपर्टी है, समझे? सरपंच और जमींदार को जेल हो गई। पार्वती काकी और मनोज ने कैप्टन साहब का धन्यवाद किया। फिर लौटते हुए आर्मी के जवानों ने ढाबे का स्वादिष्ट खाना खाया और चले गए। अगले कुछ दिनों में शहीद ढाबा फिर से एक बार चमक उठा। बेजोड़ स्वाद और देश के अन्न का बेमिसाल संगम था वो ढाबा, जिसे खुशी खुशी मनोज और पार्वती काकी चलाते थे।